हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ आपकी फेवरेट हीरोइन लुइन की एक और बहुत ही जबरदस्त मूवी जो कि आपको एंटरटेन करने के साथ साथ आपकी भूख को भी बढ़ाने वाली है। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं लुइन को, जो कि इस वक्त अपने घर में मौजूद थी। तभी उससे मिलने उसकी फ्रेंड जियो आती है। वो दोनों गपशप लगाने लगी। तभी उसकी फ्रेंड जियो उससे पूछती है कि चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर तुम्हें 80 मिलियन युआन दिए जाए तो क्या तुम एक रात बहुत बड़े जंगल में गुजार दोगी? और ये अजीब सा सवाल सुनते ही लुइन कहने लगी कि ऑफ कोर्स, तुम जैसी लड़की से बस यही उम्मीद की जा सकती है, कभी कोई ढंग की बात तो तुम कर ही नहीं सकती। मैं क्यों जंगल में रात गुजारने लगी, भले उसके लिए कोई मुझे 1 करोड़ युआन ही क्यों ना दे दे, लेकिन हाँ, तुम जैसी बेवकूफ लड़की इस तरह का काम जरूर करेगी, क्योंकि तुम जैसे इंसान से किसी भी बात की उम्मीद लगाई जा सकती है। और इन बातों को माइंड करने के बजाय जियो उससे कहने लगी कि क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर किया है? तुम्हारा फेवरेट KFC, जिसकी गोल्डन बकेट आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा करने वाली है। भला KFC की गोल्डन बकेट से ज्यादा लुइन को क्या चाहिए था? तभी उसको डोरबेल की आवाज आती है तो वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर चली गई। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, उसका पार्सल पहुंच चुका था। तभी वो डिलीवरी बॉय को न्यू ईयर विश करते हुए वापस अंदर आ गई। अपना मील एंजॉय करने के लिए वो काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वो अपना मील एंजॉय करते इससे पहले ही उसके फोन पर कॉल आती है। एक्चुअली ये कॉल उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से थी, जो लुइन को बताने लगा कि मैं इस बार फिर अपने घर का रेंट बढ़ाना चाहता हूँ। और ये बात सुनते ही लुइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो पोलाइटली कहती है कि मैं एक काम कर देती हूँ, मैं अपने बॉस से बात करती हूँ, वो मेरी सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेज दिया करेंगे, क्योंकि जिस स्पीड से आप रेंट बढ़ाते जा रहे हैं मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बच रहा। पिछले साल भी आपने 2000 युआन बढ़ाया था और अब फिर से 3000 युआन। इनफैक्ट मुझे आपके घर में रहना ही नहीं है, मैं आज के आज ही आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। लुइन कॉल ड्रॉप करती है। तभी जियो उसे कहने लगी कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि इतनी जल्दी तुम्हें दूसरा घर नहीं मिलने वाला। लेकिन वो लुइन ही क्या जिसके पास प्लान बी ही ना हो। अभी वो कहने लगी कि मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन मौजूद है, भले मैं सिर्फ 25 साल की हूँ, लेकिन मैं नर्सिंग होम शिफ्ट होने वाली हूँ। बस कम इस तरह ये रोज रोज का रेंट देने से मेरी जान तो छूट जाएगी, इन्होंने तो जिंदगी ही अजाब कर दी है। दिन शिफ्ट होता है तो लुइन नर्सिंग होम पहुंच चुकी थी, जहाँ पर वार्डन उसको नर्सिंग होम का टूर कराते हुए उसे खाने के बारे में बताने लगा। वार्डन ने लुइन को बताया कि यहाँ पर आपको 4 डिशेस के साथ एक सूप दिया जाएगा और इससे ज्यादा लुइन को कुछ भी नहीं चाहिए था। तभी वार्डन उसे पूछने लगा कि वैसे आपको यहाँ पर कब तक रहना है, जिस पर लुइन उसे बताती है कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर गुजारना चाहती हूँ। तभी लुइन की नजर वहाँ पर एक ओल्ड लेडी पर पड़ती है जो कि चेस खेल रही थी। लुइन जो हमेशा से चेस की शौकीन रही थी, उससे मजीद कंट्रोल ना हुआ तो वो ओल्ड लेडी के पास आकर कहने लगी कि अगर आप अकेली हैं तो मैं आपको गेम में ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन वो ओल्ड लेडी अकेली नहीं थी। तभी उसके हस्बैंड आ गए और वो आते ही कहने लगे कि तुम मेरी जगह पर कैसे बैठ सकती हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं इनके साथ हूँ? मैंने आज तक किसी को अपनी जगह पर बैठने की परमिशन नहीं दी, तो तुमने ये हिम्मत कैसे कर ली? तभी लुइन कहने लगी कि एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ गेम खेलना चाह रही थी, लेकिन अंकल तो जैसे अपनी बात के बहुत पक्के थे। तभी कहने लगे कि अगर मैंने तुम्हें एक दफा मना कर दिया तो तुम मना क्यों नहीं हो जाती? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। लेकिन लुइन की ढिठाई का कैसा मुकाबला। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे साथ नहीं खेलना तो मत खेले, मैं ऑनलाइन खुद ही खेल लूंगी। लेकिन उसकी इस बात से अंकल बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए थे। तभी कहने लगे कि अकेले खेलने में क्या मजा, और वैसे भी ऑनलाइन कंप्यूटर के साथ खेलने की तो कोई सेंस ही नहीं बनती। लेकिन लुइन को भी दुखती रख पर पाँव रखना आता था। तभी वो अपने लैपटॉप पर स्क्वायर डांस का ऐप खोलती है, जिसको देखते ही लेडी उससे पूछने लगी कि ये सब क्या है। ऐप को एक्सप्लेन करते हुए लुइन कहने लगी कि एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड मैन हैं, इनमें से 4-5 तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और इनको अपने लिए किसी पार्टनर की जरूरत है। क्या आप जानती है ये सब तकरीबन आपकी एज के होंगे, उनकी पैदाइश 1950 की है और ये सब काफी अमीर है। ये सब सुनते ही अंकल काफी इनसिक्योर फील करने लगे। तभी वो आंटी को दोबारा गेम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब जैसे गेम में आंटी को कोई इंटरेस्ट बाकी ही नहीं रहा था और वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अंकल के जख्मों पर मजीद नमक छिड़कने के लिए लुइन अपना लैपटॉप आंटी को देते हुए कहने लगी, मुझे लगता है कि आपको इनसे बात कर लेनी चाहिए, आप ये ऐप यूज करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी एज की लेडीज को खुद को इस तरह की ऐप में जरूर इंडल्ज रखना चाहिए। तभी अंकल कहने लगे कि तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पर अकेला बैठा रहूं? लड़की क्या ये सब तुम मुझे बोर करने के लिए कर रही हो? जिस पर लुइन कहने लगी कि अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसने कहा कि आप अकेले बोर होने वाले हैं, बल्कि आपको तो मैं बहुत अच्छा मजा चखाने वाली हूँ। अपनी चेस के स्किल्स पर आपको बहुत गुरूर था ना, अब देखेंगे मैं आपको कैसे हराने वाली हूँ। लेकिन अंकल भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाले थे। तभी कहने लगे कि देखो लड़की, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम हार जाओ तो तुम्हें मेरी कंडीशंस को मानना होगा।
मैं तुम्हारे साथ खेल तो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये गेम हार गई तो तुम इस नर्सिंग होम से निकलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाओगी। लुइन उनकी कंडीशन मानने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तभी आंटी उसे पास रहने के लिए कहते हैं कि तुम्हें इनके साथ गेम नहीं खेलनी चाहिए। तुम शायद नहीं जानती, लेकिन ये बहुत दफा नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप जीत चुके हैं, इसलिए इनको हराना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं कहती हूँ कि तुम पीछे हट जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको हराना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर इन्होंने तुम्हें हरा दिया तो इनके कंडीशंस के मुताबिक तुम्हें इन नर्सिंग होम को छोड़कर जाना होगा। लेकिन वो लुइन ही क्या जो बातों से डर जाए। तभी वो कहने लगी कि अगर मैं जीत गई तो क्या होगा, जिस पर अंकल कहते हैं कि अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली ट्रीजर्स देने के लिए रेडी हूँ। काफी देर तक वो दोनों खेलते रहे, लेकिन बिलाखिर लुइन उसको हराने में कामयाब हो चुकी थी। तभी अंकल को तो जैसे यकीन ही ना आया। तभी वो कहने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, पिछले 30 सालों से किसी ने मुझे हराने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तुमने इतनी आसानी से मुझे कैसे हरा दिया। या फिर शायद इसमें तुम्हारा कोई कमाल है ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरी एज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और अब मैं चीजें भूलने लगा हूँ। तुमने सिर्फ मेरी बढ़ती उम्र का फायदा उठाया है। तभी लुइन कहने लगी कि आप रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जीत चुकी हूँ और इस बात को मान लो तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ ही लुइन आंटी से कहती है कि अपनी जीत की खुशी में मैं आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ, कि आप मेरे साथ चलेंगी। जिस पर आंटी कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। लेकिन जाने से पहले लुइन अंकल को कहती है कि अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर वो कहने लगे कि मुझे तुम्हारी ट्रीट एंजॉय करने का कोई शौक नहीं है। और ये सुनते ही लुइन गुस्से में कहने लगी कि मैं ट्रीट दे रही हूँ, आप कैसे मेरी ट्रीट को रिजेक्ट कर सकते हैं, चले मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आप लोगों को एक और मजेदार टाइम ट्रेवल लव स्टोरी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जिसमें हमारी फीमेल लीड गुन यान को रियलाइज हुआ कि जाने अनजाने में उसने गलत लड़के से शादी कर ली है, जो ना तो उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था और ना ही उनकी एकलौती बेटी ताओ ताओ की। अब गॉड ने उसे एक चांस दिया पास्ट में जाकर अपने फ्यूचर को चेंज करने का। और मजे की बात यह है कि फ्यूचर से उसकी सोल एक लड़के की बॉडी में आ गई थी, यानी कि सोल गुन यान की और बॉडी किसी लड़के की। अब एक लड़का होकर वो पास्ट में रहने वाली गुन यान को कैसे ये बात समझाएगी कि वो फ्यूचर से आई है और उसे फेंग हाओ जैसे धोखेबाज इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए। हर एक अजीबो गरीब कोशिश कर लेने के बावजूद भी गुन यान को उसकी बातों का यकीन नहीं आता। ये ड्रामा इमोशनल होने के साथ साथ काफी ज्यादा फनी है, और अगर आप इस पूरे ड्रामा को देखना चाहते हैं तो फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप मेरी वॉइस में ड्रामास को सुनना चाहते हैं तो फिर मेरे उस चैनल के ड्रामा मैक्स को भी सब्सक्राइब कर देना, जहां आपको हर ड्रामा ही मेरी वॉइस में मिलेगा। मूवी आगे बढ़ती है तो लुइन उन दोनों को लेकर KFC पहुंच चुकी थी। तभी अंकल उससे पूछने लगे कि इतनी यंग एज में तुम्हें यहाँ पर क्यों रहना पड़ रहा है। तभी लुइन उन्हें अपने बारे में बताने लगी और उन्हें बताने लगी कि एक्चुअली लैंडलॉर्ड ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। उनका रेंट अफोर्ड करना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि नर्सिंग होम में रहा जाए। अभी वो अंकल से उनके बारे में पूछती है तो वो बताने लगे कि हमारी केयर करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, तो मैंने सोचा कि नर्सिंग होम एक अच्छा ऑप्शन है। से मैं अपनी वाइफ के साथ इसी नर्सिंग होम में रह रहा हूँ और इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। इतने में उनका ऑर्डर सर्व किया जा चुका था। गॉर्डन बकेट को देखते ही अंकल उसके बारे में पूछने लगे तो लुइन उन्हें बताती है कि KFC ने चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर एक नई मील लॉन्च की है। और इसके साथ ही लुइन आंटी से कहने लगी कि अंकल आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाए हैं। और इसके साथ ही अंकल अपने साथ लाया हुआ रेड रोज आंटी को देते हैं। इसको देखते ही आंटी ब्लश करने लगी और ये सब लुइन को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले सीन में वो तीनों वापस नर्सिंग होम की तरफ जा रहे थे। तभी अंकल आंटी से कहने लगे कि देखो मैंने एक और पूरा साल तुम्हारे साथ गुजारा और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जीने के लिए एक और पूरा साल मिला, इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है, जबकि तुम भी मेरे साथ हो। और तभी लुइन सोचने लगी कि देखो मुझे भी क्या दिन देखने पड़े। अपनी जवानी के दिन भी मैं इन बूढ़ों को देखकर जेलस होकर गुजार रही हूँ, इससे बड़ी क्या बदनसीबी हो सकती है। तभी लुइन का सामना उसकी क्लास फेलो से होता है जिसका नाम जे था। और वो लुइन को देखकर कहने लगी कि देखो कितनी टाइम बाद हम दोनों मिल रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? नहीं, शायद ये अंकल और आंटी भी तुम्हारे साथ है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी एज के लोग तो तुम्हें कंपनी देना पसंद नहीं करते, स्कूल में भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था। क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं? प्लीज तुम माइंड मत करना, लेकिन इनसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मैं तो इनके पास खड़ा होना बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। वैसे तुम यहाँ नर्सिंग होम के पास क्या कर रही हो? अब ये मत कहना कि तुम इनके साथ इसी नर्सिंग होम में रहती हो। मुझे तो तुम पर तरस आने लगा है। क्या फायदा इतनी एजुकेशन का जब रहने के लिए घर ही अफोर्ड ना कर पाओ? तभी लुइन कहने लगी कि मेरे या इनके बारे में कुछ भी कहने से पहले अपनी जुबान संभाल लेना। तुम्हारी एक बात बिल्कुल सही थी, स्मेल जरूर आ रही है लेकिन इनसे नहीं बल्कि तुम्हारे मुँह से। मुझे लगता है कि स्मेल को खत्म करने के लिए तुम्हें ब्रश करना होगा। जहाँ तक नर्सिंग होम में रहने की बात है तो मुझे इसमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती। मैं जिन लोगों के साथ रह रही हूँ वो बिल्कुल ऑनेस्ट और लॉयल हैं।
इनफैक्ट मैं तो बहुत शुक्र करती हूँ कि तुम जैसे फेक और स्नोबिश लोगों से मेरी जान छूट गई। तभी जय कहने लगी कि अगर तुम्हें इस नर्सिंग होम में रहना है तो अपनी जुबान को लगाम दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदतमीजियों की वजह से तुम्हारा ये आखिरी ठिकाना भी तुमसे छीन लिया जाए। तुम शायद जानती नहीं, लेकिन इस नर्सिंग होम का डायरेक्टर मेरा बॉयफ्रेंड है। बल्कि ऐसा करती हूँ, आज तुम्हें मजा चखा ही देती हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती हूँ और फिर तुम देखना कि वो तुम्हारे साथ करता क्या है। कुछ ही देर में उससे कॉल करने पर उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आ चुका था, जो आते ही उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या कोई लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में जय कहने लगी कि देखो जरा इन लोगों को, ये तुम्हारे नर्सिंग होम में रहते हुए मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इनको बाहर फेंक देना चाहिए। और ये सुनते ही वो कहने लगा कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई जय से बदतमीजी करने की। अब तुम लोग देखना कि ये सब तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। मुझे आइंदा तुम में से कोई भी अपने नर्सिंग होम में नजर नहीं आना चाहिए। ये सब लुइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो कहने लगी कि देखो जय, जो कुछ भी था वो हम दोनों के बीच में था, इन्हें बीच में मत लाओ। तुम अच्छे से जानती हो कि इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर जय का बॉयफ्रेंड कहने लगा कि इन सब चीजों से हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो ये लोग बाहर गलियों में सो सकते हैं। लुइन एक दफा फिर जय को कहती है कि देखो तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन प्लीज इन्हें कुछ भी मत कहो। तुम्हें नजर आ रहा है कि उनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अंकल लुइन को कहने लगे कि बेटा, इन सब चीजों की वजह से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये मुझे कभी भी नर्सिंग होम से नहीं निकाल सकता, बल्कि इसकी तो इतनी अथॉरिटी ही नहीं है। जिस पर जय का बॉयफ्रेंड कहता है कि जब मैं एक दफा सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लूं तो तुम देखना तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी यहाँ से निकलने की करेंगे। और तभी उसके गार्ड्स आ जाते हैं तो लुइन अंकल और आंटी को बचाने लगी। और जैसे कहती है कि देखो तुम्हें कम से कम अपने लेवल के लोगों के साथ पंगा लेना चाहिए। तुम देख सकती हो कि वो लोग कितने हेल्पलेस हैं, तुम क्यों उन्हें परेशान कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती है, जिसको देखते ही जय का बॉयफ्रेंड कहने लगा कि देखो जरा, आज मिस्टर हान भी आ गए हैं, जो कि हमारे नर्सिंग होम के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। तभी वो हान से कहने लगा कि सर, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, आपने खुद क्यों जहमत की? आप जानते हैं ना, मैं आपके एक दफा बुलाने पर भी हाजिर हो जाता हूँ। जिस पर हान कहने लगा कि अगर मैं न आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या सब करते फिर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की कि तुम मेरे जीते जी मेरे ग्रैंडपा को इस नर्सिंग होम से बाहर निकाल सकते हो क्या? इतनी इन्वेस्टमेंट मैं इस बात के लिए करता हूँ। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। तुम बाकी सब लोगों के साथ भी यही करते होगे। और ये सुनते ही डायरेक्टर कहने लगा, क्या मतलब? ये आपके ग्रैंडपा हैं? प्लीज बोल दे कि आप मजाक कर रहे हैं। ये बात तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। लेकिन हान कहता है कि चलो, अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज और भी दे देता हूँ। मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। और गार्ड्स को उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। उन दोनों के जाने के बाद ग्रैंडपा हान से कहने लगे, शुक्र है कि तुम आ गए। उन दोनों की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन हान की पर्सनैलिटी को देखकर लुइन को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना डैशिंग लड़का अंकल का ग्रैंडसन हो सकता है। तभी हान लुइन के मुतालिक पूछने लगा, जिस पर अंकल कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझाता हूँ। एक्चुअली हम दोनों चेस खेल रहे थे और इसने मुझे हरा दिया। हमने ये कंडीशन सेट की थी कि अगर ये हार गई तो इसको नर्सिंग होम को छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं चेस की गेम हार गया तो अपनी फैमिली ट्रीज मुझे इसे देना होंगी। और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इसके हवाले करता हूँ और तुम आज से इसके हो। मूवी आगे बढ़ती है तो लुइन अपने फ्रेंड जियो के साथ मशरूम सूप एंजॉय कर रही थी। तभी वो अपने फ्रेंड से कहने लगी कि मुझे आज ये सूप बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं कितने अच्छे हाथों ने इसे बनाया होगा। लेकिन जियो कहती है कि ये हमारे नेबर ने भिजवाया है और उन्होंने कहा था कि वो खुद पहाड़ों पर जाकर इन मशरूम्स को लाए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सूप कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन लुइन कहाँ उसकी सुनने वाली थी। तभी कहने लगी कि शायद तुम जानती नहीं, लेकिन मशरूम सूप बहुत एनर्जेटिक होता है। देखो मैं कितना एनर्जी फील कर रही हूँ इसको पीने के बाद। जियो मजीद अपनी बात को एक्सप्लेन करती। तभी लुइन कहने लगी कि तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। एक्चुअली मुझे अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। मूवी के अगले सीन में हम नीला को देखते हैं, जो कि आज ही बीजिंग आया था। उसका असिस्टेंट उसे बताने लगा कि मैंने आपके लिए शहर के सबसे बेहतरीन होटल में बुकिंग की है। मुझे पूरा यकीन है कि आप यहाँ पर काफी कंफर्टेबल फील करेंगे और यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तभी नीला कहने लगा कि ठीक है, तुम गाड़ी से मेरा सामान ले आओ। ये सामान लेने के लिए बाहर जाता है। तभी एंट्री होती है लुइन की, जिसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उसको बहुत ज्यादा स्पिनिंग हो रही थी। न सिर्फ ये कि उसको सब कुछ ब्लर नजर आ रहा था, बल्कि आज तो उसकी आंखें उसके साथ बहुत ज्यादा धोखा कर रही थी। तभी उसको नीला में एक बहुत बड़ा बर्गर नजर आता है और वो जो फास्ट फूड की शिदाई थी वो कैसे इतने बड़े बर्गर को हाथ से जाने देती। तभी वो नीला के पीछे भागते हुए बर्गर का बाइट लेने लगी, लेकिन एक्चुअली वो नीला पर बाइट लगा रही थी। नीला इस सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तभी अपनी जान छुड़ाने के लिए वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन लुइन कैसे इतना बड़ा बर्गर हाथ से जाने देती। तभी वो भी नीला के पीछे पीछे भाग पड़ी और किसी भी तरह आज उसको इस बर्गर को एंजॉय करना ही था। आखिर उसने नीला को पकड़ ही लिया, लेकिन अचानक से उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है।
वो दोनों नीचे गिर पड़े, लेकिन कुछ ही देर में लुइन बेहोश हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में लुइन हॉस्पिटल में मौजूद थी। होश में आने के बाद वो डॉक्टर से पूछने लगी कि उसे क्या हुआ था। तभी डॉक्टर उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एक्चुअली आपने पॉइजन मशरूम कंज्यूम किया था और इसी की वजह से आपको हेलुसिनेशन हो रही थी। आपने न सिर्फ इसको बाइट किया बल्कि उसको और भी बहुत सारी तकलीफ पहुंचाई है। अभी हम नीला को देखते हैं, जिसकी खुद की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसको लुइन की दिमागी हालत पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। लुइन को सब याद था कि किस तरह उसने नीला को बाइट किया था और ये सब उसको बहुत ज्यादा एम्बेरस कर रहा था। तभी वो मन ही मन में कहने लगी कि काश इससे पहले ही मैं मर जाती। अगर मैंने जियो की बात ध्यान से सुन ली होती तो आज मुझे ये शर्मिंदगी फेस ना करनी पड़ती। पता नहीं और क्या कुछ देखना पड़ेगा इस जिंदगी में। तभी डॉक्टर उसको बिल देते हुए पेमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन बाहर आकर वो सोचने लगी कि 5000 युआन मेरे मुफ्त में ही चले गए। काश मैंने वो सूप पिया ही ना होता। यही लाइफ इतनी टाइट चल रही है और अब ये खामखा का बिल पता नहीं नेक्स्ट सैलरी तक मैं मैनेज कर भी पाती हूँ या नहीं। तभी लुइन का सामना अपने एक्स बॉयफ्रेंड से होता है, जो आज अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ उसके सामने मौजूद था और उसको देखते ही लुइन का खराब मूड मजीद खराब हो गया। उसको देखते ही लू कहने लगा कि देखो जरा आज मेरा किससे सामना हो रहा है। तुम्हारी हालत देखकर ही मुझे तुम पर तरस आने लगा। वैसे तुम अब तक सिंगल ही हो ना। लुइन कुछ कहते इससे पहले ही लू की गर्लफ्रेंड कहने लगी कि ऑब्वियसली इसने सिंगल ही होना है, बल्कि इसने सारी जिंदगी सिंगल ही रहना है। जितनी लंबी जुबान इसके पास मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि चाइना का कोई भी लड़का इसके साथ रहना पसंद करेगा, बल्कि ये तो सिंगल ही मरने वाली है, जबकि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जिसके जवाब में लुइन कहने लगी कि लू की तरह के चीटिंग इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने से सिंगल रहना बेटर है और शुक्र है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि एक चीटिंग लड़के के साथ रहकर भी खुश है। लू कहने लगा कि तुम ऊपर से जितनी भी कॉन्फिडेंट बनो, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द हो रहा होगा मुझे किसी और के साथ देखकर, जबकि खुद तुम अब तक सिंगल हो। और क्या तुम जानती हो इसी हफ्ते मेरी प्रमोशन होने वाली है। एक दफा मैं होटल का मैनेजर बन जाऊँ, उसके साथ ही मैं अपनी शादी को अनाउंस करूंगा और सारी जिंदगी तुम हमें देकर तड़पती रहना। और लेट्स सपोज कोई लड़का अगर तुम्हारे साथ रहना भी चाहे तो वो होगा भी तुम्हारे स्टैंडर्ड का, जिसके पास अपने घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते। जबकि हम दोनों ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जिसके बारे में तुम जैसे लोग बस सिर्फ सोचते ही होंगे। बस एक दफा मेरी प्रमोशन हो जाने तो उसके बाद तुम देखना मैं क्या क्या करता हूँ। तुम जैसे लोग मेरे आगे पीछे फिरते होंगे। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो एक तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन और ऊपर से तुम्हारी लंबी जुबान, मुझे नहीं लगता कि पूरी जिंदगी तुम्हें कोई भी मिलने वाला है। तभी लुइन कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है ऐसे लड़के के साथ जिंदगी गुजारूंगी जो मेरे साथ रहने से पहले मेरे फाइनेंशियल कंडीशन की जांच पड़ताल करता हो। और जहाँ तक रही बात मेरे सिंगल स्टेटस की, तो तुम्हें किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ? तुम नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बॉयफ्रेंड की चाइना में एक होटल चेन है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो चाइना का थर्ड प्रिंस है। उसके पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं तुम जैसे लोगों को सारी जिंदगी खिलाती रहूं तब भी खत्म ना हो। और उसको देखते ही तुम्हारे मुंह में बहुत सारा पानी आने वाला है। थोड़ी देर के लिए तुम दोनों को बोलने का मौका क्या दे दिया, तुम लोगों ने तो मुझे हल्के में ही ले लिया। मेरे बॉयफ्रेंड को मिलते ही तुम लोगों की आंखें चुन दिया जाएंगी। अभी लू कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। जिस पर लुइन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। लू से बताता है कि इसी हफ्ते उनके क्लासमेट्स का रीयूनियन हो रहा है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं आ जाती अपने बॉयफ्रेंड को लेकर? आखिर हम सबको भी तो पता चले कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अमीर कबीर इंसान है। अगर तुम्हारी कही हुई बातें सच है तो तुम जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आओगी। और ये सुनते ही लुइन कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं उसको लेकर जरूर आऊंगी। आखिर मेरे पास ऐसी कोई रीजन नहीं कि मैं ना आऊं। एक दफा मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रीयूनियन में आने दो, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इतने में लू और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से जा चुके थे। लेकिन उनके जाते ही लुइन को अपनी हालत पर रोना आ गया और वो मन ही मन में कहने लगी कि उनके सामने तो मैंने बड़े बड़े शापर फाड़े हैं, अब मैं क्या करूंगी। उसे और कुछ समझ न आया तो वो अपना फोन निकालकर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगी, जिसमें उसको बताया जाता है कि आज का दिन उसके लिए काफी लकी रह सकता है। हो सकता है कि वो थोड़ी मुश्किल में हो, लेकिन ऊपर वाले ने जरूर उसकी मुश्किल हल करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान इस वक्त आपके सामने ही मौजूद हो। सामने देखती है तो उसके सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि नीला था, जो कि अपना एक्सरे करवाने के बाद बाहर आ रहा था और कह रहा था कि शुक्र है एक्सरे ठीक आया, अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चलता हूँ। नीला की ये बात सुनने के बाद लुइन अच्छे से जानती थी कि उसे अब क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है तो लुइन नीला के साथ KFC में मौजूद थी और उसे कहने लगी कि एक्चुअली मैं तुम्हें न्यू ईयर ट्रीट देना चाहती थी। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए कितना जबरदस्त मील ऑर्डर किया है? इतना सब देखते ही नीला के मुंह में पानी आ गया और वो लुइन को थैंक्स कहता है। तभी लुइन कहने लगी कि एक्चुअली ये सब कुछ इतना सिंपल भी नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। कम से कम तुम्हें इतना आइडिया तो होना चाहिए कि तुम्हें ट्रीट देने के पीछे मेरा कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो। और इसके साथ ही लुइन उसे कुछ बैंगलोर्स की पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगी कि ये थर्ड प्रिंस की है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी वर्ड्स, इसकी लोकेशन और उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद कर लो।
तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे इन सारी चीजों के मालिक तुम हो। तुम्हें ये सब कुछ बहुत अच्छे से करना होगा, तुम ये कर सकते हो ना। देखो इस बैंगलोर की वर्थ 80 मिलियन जुबान है। हाँ मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम्हारे सामने ये कुछ भी नहीं। ये सब उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी ये सब जानने के बाद नीला की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। तभी लुइन उसे संभालते हुए कहने लगी कि प्लीज अपनी तबीयत खराब मत करो। मेडिकल बिल्स के चक्कर में मेरे पहले ही 5000 युवान लग चुके हैं, अब मजीद में एक पैनी भी नहीं देने वाली, इसलिए अच्छा होगा कि अपनी तबीयत तुम फिट ही रखो। और नीला की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो एक दफा फिर उसे मील की तरफ अट्रैक्ट करते हुए कहने लगी कि देखो जरा ये चिकन कितना क्रिस्पी है। और लुइन की ये ट्रिक काम कर गई थी, क्योंकि सारी टेंशन भुलाकर नीला एक दफा फिर खाने की तरफ अटेंटिव हो चुका था। नेक्स्ट सीन में लुइन नीला के साथ अपने क्लास रियूनियन के लिए होटल पहुंच चुकी थी और उसको देखते ही सब लोग कहने लगे कि देखो ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, इसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। यकीनन जिंदगी में लुई ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके बदले में इसको इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला। तभी लुई की गर्लफ्रेंड कहने लगी कि सिर्फ हैंडसम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक लड़के को कम से कम इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्रोवाइड कर सके, और इसके लिए हमें जानना होगा कि ये लड़का करता क्या है और रहता कहाँ पर है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास भी लुइन की तरह रहने के लिए घर तक ना हो। तभी वो सब पूछने लगे कि तुम कहाँ रहते हो, जिस पर नीला अपना फोन निकालकर उसे उस बैंगलोर की पिक्चर दिखाता है जो लुइन ने उसे कहा था। नीला बताता है कि इसकी वर्थ 80 मिलियन युवान है, और ये सुनते ही सब लोगों के मुंह में तो जैसे पानी ही आ गया और सब लोग उससे काफी इम्प्रेस हो चुके थे। लेकिन लू भी कहाँ इतनी आसानी से उन दोनों को जीतने दे सकता था। तभी कहने लगा कि जिस होटल में कल तुम दोनों की पहली दफा मुलाकात हुई मैं वहाँ का लॉबी मैनेजर हूँ। दोनों की पहली मुलाकात की मेरे पास एक बहुत अच्छी फुटेज भी मौजूद है। और तभी वो उन सबको वो वीडियो दिखाता है जिसमें लुइन नीला के हाथ पर बाइट लगा रही थी। अब तो लुइन किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। तभी लू कहने लगा कि हमारी नजरों में अपना इमेज मेंटेन करने के लिए तुम किसी भी राह चलते को हाथ से पकड़कर यहाँ पर ले आई, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पर्सनैलिटी देखकर और तुम्हारी चिकनी चिपनी बातों पर आराम से यकीन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी घास नहीं खाता। बैंगलोर की पिक्चर देखते ही नीला की तबीयत खराब होने लगी और उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ काफी जाना पहचाना है। तभी उसको फ्लैशबैक के थ्रू अपना पास्ट याद आने लगा। उसे याद आता है कि एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। तभी उसको रियलाइज होता है कि वहाँ पर मौजूद लुइन के सभी क्लासमेट्स उसको बुली कर रहे हैं। तभी लू कहने लगा कि क्या करने के लिए बस एक यही काम बचा था, बल्कि ये बताओ कि ये काम करने के लिए लुइन ने तुम्हें कितनी पेमेंट की है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दे दूंगा, लेकिन प्लीज अपने लिए कोई ढंग का काम ढूंढो। तभी वो कहने लगा कि क्या तुम अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हो, क्या एक होटल के मैनेजर होने के नाते तुम्हें अपने गेस्ट से इस टोन में बात करनी चाहिए। तभी लू कहने लगा कि हेलो मिस्टर, अपनी हद में रहो, तुम होते भी कौन हो मुझे भाषण देने वाले। मुझे एथिक्स सिखाने से पहले तुम इस बात को याद रखना कि तुम खुद किसी और का पर्सोना अपनाकर हम सबको धोखा दे रहे थे। तभी नीला कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं हो। नीला के मुंह से ये बातें सुनकर लू को बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो कहने लगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो तुम हम सबको धोखा दे रहे थे, हमसे झूठ बोल रहे थे, और अब हमें ही बातें सुना रहे हो। पहले अपनी औकात याद रखो, तुम एक ऐसे इंसान हो जो 1000 युवान या 500 युवान के लिए किसी के सामने कुछ भी बोलने के लिए रेडी है। तभी नीला के पास उसका असिस्टेंट आता है जो उसे कहने लगा कि प्रेसिडेंट आप कहाँ रह गए थे, हम कब से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर लू कहता है कि ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कोई अपनी कंपनी पे मैनेजर भी नहीं रखना चाहेगा, प्रेसिडेंट तो एक बहुत दूर की बात है। लेकिन नीला उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने पीए से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे अभी एक बैंगलोर की पिक्चर दिखाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अभी के अभी खरीदो। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि आप परेशान मत हो, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। नीला के कहने पर प्रेसिडेंट उसके लिए दरवाजा खुलवाता है और तभी लू को रियलाइज होता है कि एक्चुअली नीला बिल्कुल सच कह रहा था। और सच जानते ही लू तो जैसे सदमे से बेहोश ही हो गया कि कैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को इतना अमीर और सक्सेसफुल इंसान मिल सकता है। में लुइन नीला के साथ खड़ी थी और उसे कह रही थी कि देखो मैं तो नाटक कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होगे। अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि मेरी कही हुई बात सच होने वाली है तो मैं उस वक्त कुछ और मांग लेती अपने लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह लू को तुमने नीचा दिखाया। वो कभी भी मेरे सामने नहीं आने वाला और मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले वो कम से कम 200 दफा तो जरूर सोचने वाला है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। एक जरा सी ट्रीट देकर मैंने तुमसे कितना बड़ा काम करवा लिया। मेरे क्लासमेट्स की तो शक्ल देखने वाली थी, इतनी आसानी से वो सब मेरी बातों में आ गए। पता नहीं ये दुनिया बहुत बेवकूफ है या मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट हूँ जो इतनी आसानी से किसी को भी बेवकूफ बना लेती हूँ। लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम कंपनी के सच में प्रेसिडेंट हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुमसे इस तरह की बातें करने की हिम्मत भी ना कर पाती। लेकिन नीला की सोच तो जैसे किसी और ही डगर पर चल रही थी। तभी वो लुइन से कहने लगा कि क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती है जो नीला को लुइन के साथ देखकर काफी हैरान हुई और नीला कहने लगा कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही लुइन कहने लगी कि क्या मतलब, ये तुम्हारा भाई है, अब ये मत कहना कि तुम भी अंकल के ग्रैंडसन हो। वो भी आगे बढ़ती है तो हम लुइन
लुइन को देखते हैं जो कि अपने ब्रेक टाइम में अपने लिए फ्रूट्स लाने के बाद वापस ऑफिस आ रही थी। तभी उसका सामना उसके सुपरवाइजर से होता है जो उसे देखकर कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह फ्रूट्स के थैले उठाकर ऑफिस में इंटर होना एक प्रोफेशनल लुक है? और वैसे भी यहाँ पर जॉब मिलने की खुशी में तुम्हें अपने कोलीग्स को ट्रीट देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ्रूट्स तुम्हें अपने कोलीग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। तभी लुइन कहने लगी कि ठीक है, अगर आप ऐसा करवाना चाहती हैं तो ये मैं खुद करूंगी। लुइन अपने पास बैठे कोलीग को फ्रूट देती है। तभी सुपरवाइजर एक पेयर उठाकर कहने लगी कि वैसे तो मुझे पेयर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन अब जब तुमने 10 युआन स्पेंड कर ही दिए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन सुपरवाइजर उस पेयर को एंजॉय करती इससे पहले ही लुइन आगे बढ़कर उस पेयर का एक बाइट लेते हुए कहने लगी कि मैं टेस्ट करके बता देती हूँ कि ये अच्छा है भी या नहीं। लुइन की इस हरकत पर उसके सुपरवाइजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो कहती है कि तुम शायद जानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। अब तो मैं किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से फायर करवा कर ही रहूंगी। अरे हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की। देखना अब अगर तुम्हें लेने के देने ना पड़ गए तो मेरा नाम चेंज कर देना। तभी वहाँ नीला और हान की एंट्री होती है। हान सुपरवाइजर की बातें सुन चुका था। तभी वो पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर सुपरवाइजर बताने लगी कि ये लड़की इंतहाई बदतमीज लड़की है। इसे अपने सीनियर से बात करने की तमीज तक नहीं। मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि यहाँ पर अपॉइंट होने की खुशी में ये अपने कोलीग्स को ट्रीट दे दे और उसने बात को इतना एक्सेजरेट कर दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। सुपरवाइजर की बात सुनने के बाद हान कहने लगा, मुझे लगता है कि आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर मैंने आपकी परफॉर्मेंस में जरा भी इम्प्रूवमेंट देखी तो कंपनी की तरफ से आपको अच्छी ट्रीट दी जाएगी। उसके लिए आपको एम्प्लॉयज को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। और तभी हान लुइन से कहता है कि चले मैं आपको कंपनी की विजिट करवा देता हूँ। लुइन नीला को इग्नोर करते हुए हान के साथ वहाँ से चली गई और इसी बात पर सुपरवाइजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जबकि उन दोनों के जाने के बाद नीला मन ही मन में सोचने लगा, मुझे लगता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या मुझे इन दोनों के बीच में आना चाहिए? तभी एक लड़की नीला के पास आकर उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है, लेकिन नीला उसको इनकार कर देता है। इस पर वो लड़की कहने लगी कि पिछले कितने सालों से मैं तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हारा पत्थर दिल पिघलने में ही नहीं आ रहा। पता नहीं तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। लेकिन उसकी फीलिंग्स तो जैसे नीला के लिए मैटर ही नहीं करती थी। तभी वो कहने लगा कि मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। नीला के इस रिएक्शन से सुपरवाइजर जान चुकी थी कि कहीं ना कहीं नीला जरूर लुइन को पसंद करता है, लेकिन लुइन तो इसको घास भी नहीं डाल रही। तभी वो मन ही मन में अपनी डिटर्मिनेशन रिपीट करते हुए कहने लगी कि कुछ भी हो जाए, लुइन नामी आफत को तो इस कंपनी से निकाल कर ही दम लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुपरवाइजर को रियलाइज हो चुका था कि जो भी लड़की नीला के करीब जाने की कोशिश करती है ये बात नीला को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है और इसी पॉइंट को वो लुइन के अगेंस्ट यूज करने वाली थी। कुछ देर बाद लुइन का सामना एक दफा फिर सुपरवाइजर से होता है जो उसे पूछने वाली थी कि तुम ऑफिस के बाद क्या करती हो, जिस पर लुइन कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। सुपरवाइजर उससे पूछने लगी कि क्या तुम जानती हो कि हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है, जिस पर लुइन कहने लगी कि हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट नीला है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ भी मत पूछना क्योंकि ना तो मुझे तुम्हारे इन क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मिस्टर नीला में। इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वहाँ से जा चुकी थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक्चुअली सुपरवाइजर ने उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और वो अब इन बातों को लुइन के खिलाफ यूज करने वाली थी। तभी वो सीधे नीला के पास चली जाती है और नीला के पास आते ही सुपरवाइजर कहने लगी कि मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़ूमी डिवाइस को ऑन कर लेना चाहिए, जिस पर वो कहने लगा तुम्हें अपनी इस बात के लिए कोई रीजनेबल रीजन देनी होगी। तभी सुपरवाइजर कहने लगी कि वो नई लड़की लुइन वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, उसकी इंटेंशन मुझे काफी खतरनाक लगती है, उससे काफी अजीब वाइब्स आती हैं कि आप जानते हैं उसे अपने सीनियर्स के बारे में बात करने की तमीज भी नहीं है। तभी नीला कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में इस तरह यकीन नहीं कर सकता, अगर तुम्हें किसी को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है तो तुम्हें कोई एविडेंस देना होगा। तभी सुपरवाइजर उसको वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। इसको सुनते ही नीला कहने लगा कि ये सब क्या बकवासियात है, क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का एविडेंस नहीं, क्या तुम कोई फिजिकल एविडेंस नहीं ला सकती? मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला। इसके जवाब में सुपरवाइजर कहती है कि ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं फिजिकल एविडेंस भी अरेंज कर दूंगी, लेकिन आपको मानना ही होगा कि वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम लुइन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने लंच के लिए बैठी हुई थी और वो काफी परेशान थी, उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो कह रही थी कि पिछले 2 दिनों से मैं ये कॉटन खा रही हूँ। आखिर महीने के आखिरी दिन इतने मुश्किल क्यों होते हैं? पिछले कितने दिनों से मैं ये कॉटन खा रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है इनको खाने का, मेरा कितना दिल कर रहा है कुछ अच्छा आए और मैं खा जाऊँ। इतनी भूख लग रही है जबकि खाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है, काश इस वक्त मेरे पास कुछ अच्छा होता और मैं उसको एंजॉय कर पाती। तभी न्यू ईयर की खुशी में उसको ऑफिस की तरफ से KFC का गोल्डन बकेट दिया जाता है, जिसको देखते ही उसके तो जैसे मुंह में पानी ही आ गया। इससे ज्यादा खुशी उसको किसी चीज पर नहीं हो सकती थी और इस गोल्डन बकेट को एंजॉय करने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी वो अपना टिफिन साइड पर रखते हुए अपना गोल्डन बकेट एंजॉय करने लगी।
वो अपनी फ्रेंड को न्यू ईयर विश करती है। तभी सुपरवाइजर उसके पास आकर कहने लगी कि अगर तुम वो खाना एंजॉय कर रही हो तो क्या मैं तुम्हारा टिफिन लेकर जा सकती हूँ। एक्चुअली मैं चिकन नहीं खाती, लेकिन लुइन को इस पर क्या ऑब्जेक्शन होनी थी। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, तुम ये रख सकती हो। और कुछ ही देर में सुपरवाइजर उसका टिफिन लेकर नीला के सामने मौजूद थी और वो कहने लगी कि देखें, ये खाना आपके लिए लुइन लाई है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो किसी को भी अपनी चीज देना पसंद नहीं करती, लेकिन स्पेशली आपके लिए वो आज खाना बना कर लाई है। और ये देखें, उसने क्रेफिश को भी हार्ट शेप में अरेंज किया है। क्या इससे आपको पता नहीं चलता कि वो आपको पसंद करती है? सुपरवाइजर की बात सुनते ही नीला कहने लगा, मेरा ख्याल है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर वो मेरे लिए खाना बना कर लाई है, मेरे ऊपर अपने पैसे खर्च करती है, मेरे ऊपर इतना स्टेमिना खर्च कर रही है, तो यकीनन वो मुझे पसंद करती होगी। यकीनन मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए उसने ये सब किया। और यही सब प्रूफ करने के लिए सुपरवाइजर वहाँ पर मौजूद थी। तभी कहने लगी कि देखे, मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़की आपके पीछे लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की हमारे ऑफिस में बिल्कुल भी कोई जगह है। मैं तो कहती हूँ उसको अभी के अभी फायर कर दो। तभी वो कहने लगा कि नहीं, उससे पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मूवी के अगले सीन में नीला हान के सामने मौजूद था और उसे कहने लगा कि लुइन मुझे पसंद करती है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हम दोनों के बीच में से निकल जाओ। और ये सुनते ही हान कहने लगा कि क्या उसने तुम्हें खुद बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है? मेरा मतलब है कि उसने अपनी फीलिंग्स को खुद कन्फेस किया। अगर तो उसने ऐसा कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ। मेरे होते हुए तुम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा और मैं खुद भी तुम दोनों के बीच में से निकल जाऊंगा। लेकिन नीला कहने लगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन भाई, आप जानते हैं कि लड़कियां कभी भी अपनी फीलिंग्स इस तरह से कन्फेस नहीं करती, लेकिन और बहुत सारे तरीकों से उसने मुझे बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही नीला सुपरवाइजर को वो रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए कहता है जो उसने रिकॉर्ड की थी। वो रिकॉर्डिंग प्ले करती है तो हान कहने लगा कि ये एडिटेड है। एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि इस रिकॉर्डिंग को एडिट किया गया है। क्या तुम्हें ये बात फील नहीं हो रही? तभी नीला कहने लगा कि ठीक है, मेरे पास एक और प्रूफ भी मौजूद है जो यकीनन तुम बिल्कुल भी नहीं छुटला पाओगे। और तभी वो अपना लंच दिखाते हुए कहने लगा कि देखो, ये कल रात मेरे लिए लुइन ने खुद प्रिपेयर किया था। आज वो ऑफिस मेरे लिए लंच लाई है और उसने क्रेफिश को हार्ट शेप में अरेंज किया है। क्या इससे पता नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करने लगी है? भाई, क्या ये सारी चीजें देखने के बाद आपको फील नहीं हो रहा कि मैं और लुइन एक दूसरे को पसंद करते हैं? तो आप हमारे बीच में से क्यों नहीं निकल जाते? लेकिन हान कहाँ इतनी आसानी से हथियार डालने वाला था। तभी कहने लगा कि कल रात लुइन मेरे साथ थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ये लंच उसने प्रिपेयर किया हो। आखिर नीला, तुम्हें क्या हो गया है? मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से तुम लुइन से मिले हो तुम्हारा IQ बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे अब तुम्हारी कॉमन सेंस भी तुम्हारा साथ नहीं देती। मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी अकल यूज करनी चाहिए। और ये सुनते ही नीला कहने लगा कि एक्चुअली भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे भी फील होता है जैसे मुझे घुमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मैं अच्छे से जान चुका हूँ कि लुइन मुझे नहीं बल्कि आपको पसंद करती है और मैं आप दोनों के बीच में से हट रहा हूँ। लेकिन प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। अगर आपने उसकी केयर ना की और उसे खुश न रखा तो मैं उसको आपसे वापस छीन लूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप उसको हमेशा खुश रखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आइंदा कभी भी आप दोनों के बीच में आने की गलती नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर लुइन की एंट्री होती है जो कहने लगी कि इसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। लुइन नीला को अपना वॉलपेपर दिखाती है जिस पर नीला और लुइन की ही पिक्चर लगी हुई थी। तभी फ्लैशबैक के थ्रू हम लुइन को देखते हैं जो कि पिछले 1 महीने से नीला की फेवरेट चॉकलेट बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस चॉकलेट को अप्रूव करने के लिए हान और ग्रैंडपा उसके घर पर मौजूद थे। पूरे 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद ग्रैंडपा ने बिलाखिर उसके चॉकलेट्स को अप्रूव कर दिया और हान से कहने लगे, मुझे लगता है कि नीला लुइन के लिए ज्यादा डिजर्विंग है, तुम्हें अब पीछे हट जाना चाहिए। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ आज लुइन नीला के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट तैयार करके लाई थी और वो चॉकलेट नीला को देते हुए कहने लगी, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एक्चुअली मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और इसके साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हुए एक दूसरे को हक करने लगे। सीन शिफ्ट होता है तो लुइन नीला के साथ मौजूद थी। वो दोनों अपनी प्राइवेसी एंजॉय करते। इससे पहले ही डोरबेल बजती है। नीला दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसका कजन मौजूद था जो नीला को बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आया था। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी होने वाली वाइफ लुइन के साथ एक ही स्कूल में थी। तुम्हारे और लुइन के पैचअप का पता चला तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन तुम लुइन और अपने ग्रैंडपा को लेकर शादी पर जरूर आना और हाँ, हान को भी जरूर लाना। लुइन को लाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि वो मेरी वाइफ को पहले से ही जानती है। तभी नीला कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम जरूर तुम्हारी शादी अटेंड करेंगे। कजन के जाने के बाद नीला लुइन के पास आकर उसे बताने लगा कि मेरी कजन की वाइफ तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में थी। और ये सुनते ही लुइन कहने लगी कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि मुझे एक दफा फिर अपने क्लासमेट से मिलने का मौका मिल रहा है। बल्कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे पहले शादी पर जाना चाहिए। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी बल्कि मूवी के अगले सीन में लुइन जिया की शादी अटेंड करने के लिए पहुंच चुकी थी। अपने क्लासमेट्स को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। जिया लुइन से मिलते हुए कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना हेलमेट उतार देना चाहिए। वैसे भी तुम पहुंच चुकी हो, थोड़ा सेफ फील करो।
इसके जवाब में लोइन उसे कहने लगी कि मुझे रिमाइंड करवाने के लिए थैंक्स। मैं भी कहूँ मेरी गर्दन इतनी हैवी क्यों फील हो रही है। जियान लोइन से पूछती है कि तुम क्या आज भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर आई हो, जिस पर लोइन उसे बताती है कि हाँ मेरे पास राइड करने के लिए सिर्फ एक ही बाइक है। तभी जियान उसे कहने लगी कि तुम हमेशा गरीब ही रहोगी। शायद तुम जानती नहीं लेकिन मेरी बर्थडे पर मेरे फियांसे ने मुझे BMW गिफ्ट की। और ये सुनते ही लोइन उसकी मिमिक्री करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी, जिस पर जिया कहने लगी कि तुमने जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, वैसे भी तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं तो शायद कोई मुंह लगाना भी पसंद ना करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे होने वाले हस्बैंड चाइना के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन निला उनचे के कजन हैं। निला उनचे का नाम तो तुमने जरूर सुना होगा, वो हान उनचे का भाई है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तभी लोइन मन ही मन में कहती है कि वो तो मेरे हस्बैंड हैं। इसके जवाब में जिया कहने लगी कि ऑफ कोर्स वो तुम्हारे सपनों के हस्बैंड ही होंगे, क्योंकि रियलिटी में तो वो तुम्हें अपने पास से गुजरने भी ना दें। तभी जिया एक स्वीट डिश उठाकर कहने लगी कि देखो ये मेरे फियांसे मेरे लिए जापान से लाए हैं, लेकिन तुम्हें इसका नाम भी पता नहीं होगा। क्या तुम जानती हो कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है? सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत जबरदस्त है। और इस डिश को देखते ही लोइन कहने लगी इससे इतनी गंदी स्मेल आ रही है जैसे किसी ने अपने गंदे सॉक्स उतार दिए हों। मुझसे तो इसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और तुम हो कि इसको खाई जा रही हो। आखिर तुम इसको खा कैसे सकती हो? जिस पर जिया कहने लगी कि तुम एक बहुत ही पेंडू लड़की हो जिसे आजकल की मॉडर्न चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वैसे सच ही कहा गया है कि बंदर को अदरक के स्वाद के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और तुम्हारा भी वही सीन है। लेकिन वो लोइन ही क्या जो पीछे हट जाए। तभी कहने लगी कि देखो अपने ऊपर जुल्म मत करो, ये चीज रख तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें खुद भी इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हारा जो जी में आए खा सकती हो। मुझे तो लग रही है बहुत जोरों की भूख, बल्कि मैंने तो अपने लिए एक बहुत जबरदस्त मील ऑर्डर कर लिया है। इनफैक्ट मेरा पार्सल तो पहुंचने वाला होगा। कुछ ही देर में उनका पार्सल पहुंच चुका था तो लोइन न सिर्फ खुद बल्कि अपने सभी फ्रेंड्स को KFC की नई डील एंजॉय करवाती है और कहने लगी मुझे नहीं लगता कि हमें अपने भूख पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। जान है तो जहान है, अगर हमारा पेट ही खाली है तो हमारे चेहरे पर ग्लो कहाँ से आएगा। तभी जिया कहने लगी कि गरीब लोगों की छोटी ही सोच होती है। अगर तुम्हारी शादी मेरी तरह किसी बड़े खानदान में होती तो तब तुम्हें पता चलता कि हमारी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना और अपनी स्किन का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है। लेकिन खैर फिलहाल मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। एक्चुअली कल हमारी शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मेरी शादी जरूर अटेंड करो। वो अपने सभी फ्रेंड्स को कार्ड देते हुए लुइन के पास पहुंची तो लुइन हेजिटेशन के साथ उससे कार्ड एक्सेप्ट करती है। लेकिन जिया का कार्ड एक्सेप्ट किया जाता इससे पहले ही जिया कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा इतना स्टैंडर्ड ही नहीं कि मेरी शादी अटेंड कर सको। माइंड ना करना, लेकिन अपनी शादी वाले दिन तुम्हारी शक्ल देखकर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम ना ही आओ तो ज्यादा अच्छा होगा। सारी राइवलरी एक तरफ, लेकिन लुई ने ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो काफी शॉक हो गई, लेकिन जल्द ही अपने कैरेक्टर में वापस आते हुए कहने लगी कि तुमने अच्छा ही किया जो मुझे इनवाइट नहीं किया। अगर सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हें सलामी देकर अपने पैसे जाया करने का। नेक्स्ट सीन में लुई अपने घर पर मौजूद थी। तभी नीला उसे कहने लगा कि तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? तुम जानती हो ना कि आज मुझे अपनी कजन की शादी अटेंड करने जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इसके जवाब में लुई कहने लगी कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, तुम अकेले ही चले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीला इसकी वजह पूछता है तो वो कहने लगी कि एक्चुअली मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जरूर शादी को अटेंड करना चाहिए, आखिर तुम्हारे कजन की शादी है। वो भी आगे बढ़ती है तो जिया मैरिज हॉल में मौजूद थी। तभी वो अपने हस्बैंड के पास आकर कहने लगी कि कितनी देर हो चुकी है, आखिर तुम शादी स्टार्ट क्यों नहीं करवा देते? देखो सभी गेस्ट आ चुके हैं। इसके जवाब में उसका कजन उसे कहता है मैंने तुम्हें नीला के बारे में बताया था ना, मैंने उसको पर्सनली इन्वाइट किया लेकिन वो अभी तक नहीं आया। एक्चुअली मैं उसी का वेट कर रहा था, जब तक वो नहीं आ जाता मैं शादी नहीं स्टार्ट करवाना चाहता। एक्चुअली शादी शुरू हो इससे पहले ही मैं उसका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ ताकि हम भी उसकी तरह सक्सेसफुल रहें। तभी उसकी वाइफ कहने लगी कि एक्चुअली तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन तुमने उनको ठीक से इनवाइट तो किया था ना, वो क्यों नहीं आई जबकि उनको आ जाना चाहिए था। तभी वो कहने लगा कि हाँ मैं पर्सनली उनके घर जाकर उनको इनवाइट करके आया था। तभी जिया कहने लगी एक काम करो तुम उन्हें कॉल मिलाओ, मैं उन्हें खुद पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे। आखिर किसी बात को लेकर अगर वो नाराज हो गए हैं तो हम उनकी नाराजगी खत्म कर देते हैं। जिया नीला को कॉल करके कहती है कि आप हमारी शादी अटेंड करने क्यों नहीं आए जबकि हमने आपको इतने अच्छे से इनवाइट किया था। एक्चुअली हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं, आप आएंगे तभी हम शादी शुरू करेंगे। इसके जवाब में नीला कहने लगा कि एक्चुअली मैं खुद आना चाहता था लेकिन अब मेरी वाइफ का मूड चेंज हो गया है और वो शादी को अटेंड नहीं करना चाहती, बल्कि शायद आपने उनको इनवाइट ही नहीं किया। जिया कहने लगी कि प्लीज अगर आप माइंड ना करें तो ये फोन अपनी वाइफ को पकड़ा दे, मैं उन्हें खुद इनवाइट कर देती हूँ और मैं इंसिस्ट करूंगी कि वो जरूर आए। नीला फोन लुइन को देता है तो जिया कहने लगी कि प्लीज हमने कितने अच्छे से आपको इनवाइट किया था, आप प्लीज हमारी शादी में आए, जब तक आप दोनों नहीं आएंगे हम शादी स्टार्ट नहीं करने वाले। लुइन कहने लगी कि एक्चुअली मेरा शादी अटेंड करने का बिल्कुल मूड नहीं है। जिस पर जिया कहने लगी कि आपकी वॉइस कितनी यंग और कितनी जेनरस है, मैं जानती हूँ कि आप जरूर हमारी शादी अटेंड करने के लिए आएंगी। जिस पर लुइन उससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए जरूर आऊंगी, इसलिए तुम्हें
तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कॉल ड्रॉप करते ही लुइन कहने लगी कि कितने जल्दी लोग अपने रंग बदल लेते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। लेकिन मुझे देखकर इसके जिस तरह से छक्के छूटने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के लिए। कुछ ही देर में लुइन नीला के साथ मैरिज हॉल पहुँच चुकी थी। वो हॉल में इंटर होते इससे पहले ही नीला को कॉल आती है। तभी वो लुइन से कहने लगा कि तुम अंदर जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। लेकिन लुइन के अंदर जाते ही जब जिया की नजर लुइन पर पड़ी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो लुइन से कहती है, मैंने तुम्हें अच्छे से कहा था कि तुम्हें मेरी शादी पर नहीं आना, तो तुम क्यों मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो। इस पर लुइन कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने खुद मुझे कॉल करके इनवाइट किया था। तभी जिया कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सिर्फ अच्छा खाना एंजॉय करना चाहती हो। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है कि आखिर कोई बिना इनविटेशन के कैसे किसी की शादी अटेंड करने के लिए जा सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने स्टैंडर्ड लो होने नहीं दे सकती। तुम्हें छोड़कर यहाँ पर सभी लोग काफी सक्सेसफुल और अमीर हैं। तुमने यहाँ पर आकर मेरी नाक कटवा दी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हम सिर्फ नीला ऊंचाई और उनकी वाइफ का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाए हम शादी स्टार्ट करवाने वाले हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ से वापस चली जाओ, क्योंकि कम से कम आज के दिन मैं तुम्हारी वजह से अपना मूड खराब होने नहीं दे सकती। तभी लुइन कहने लगी कि क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं ही नीला ऊंचाई की वाइफ हूँ। इस पर जिया कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, कुछ बातें तो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। मैं अभी उनकी वाइफ को कॉल करके पूछती हूँ कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। तभी वो लुइन को कॉल करने लगी। लुइन उसे अपना फोन दिखाते हुए कहने लगी कि मैं ही नीला ऊंचाई की वाइफ हूँ। जिस पर जिया कहने लगी कि ये फोन तुमने कहाँ से चुराया। मैं तुमसे पूछती हूँ कि इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ जाती। आज के दिन तुम मेरा मूड खराब करो, इसकी परमिशन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। मैं तुम्हें आराम से समझा रही हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। तभी लुइन कहने लगी कि मुझे हाथ लगाने की तो कोशिश भी मत करना, वरना तो शायद तुम शादी करने के काबिल भी ना रहो। और इसके साथ ही वो जिया का हाथ मरोड़ते हुए उसे किक करती है। जिस पर जिया कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। जिया गार्ड्स को बुलाकर उन्हें लुइन को बाहर फेंकने के लिए कहती है। तभी लुइन कहने लगी कि ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन गार्ड्स वहाँ पर आते इससे पहले ही नीला आकर कहने लगा कि अगर मेरी वाइफ को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं उसके हाथ तोड़वा दूंगा। नीला को देखते ही उसका कजन कहने लगा कि देखिए हमने आपका कितना वेट किया, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी। तभी नीला कहने लगा कि देखो तुम्हारी वाइफ ने मेरी वाइफ को कितना परेशान किया और उसके साथ कितनी बदतमीजी की। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये शादी हमारे अटेंड करने के लायक बची है। मुझे लगता है कि मुझे और मेरी वाइफ को यहाँ से चलना होगा। तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखने का मुझे कोई शौक नहीं। और ये सुनते ही जिया का मुंह तो जैसे खुले का खुला ही रह गया। तभी नीला लुइन को हाथ से पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुइन को देखते हैं जो कि इस वक्त नीला के साथ उसके मॉम के सामने मौजूद थी। तभी मॉम कहने लगी कि चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर मैं तुम दोनों को इन्वेलप देना चाहती हूँ। मॉम अपने कस्टम के अकॉर्डिंग रेड इन्वेलप में नीला को सलामी देती है तो वो कहने लगा कि देखो लुइन, मेरी मॉम ने मुझे कितना बड़ा इन्वेलप दिया है, यकीनन इसमें बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद होगी। नीला की ये बात सुनते हुए और उसके इन्वेलप को देखते हुए लुइन मॉम की जनरॉसिटी से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। तभी मॉम कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक इन्वेलप मौजूद है। लेकिन जैसे ही लुइन ने वो इन्वेलप पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, इन्वेलप खुलता ही चला गया। और ये देखते ही लुइन को काफी हैरानी हुई कि मॉम ने कितनी बड़ी अमाउंट उसे सलामी में दी है। उसकी तो जैसे एक्साइटमेंट की कोई हद ही ना रही। तभी वो कहने लगी कि मॉम आप इतनी जनरस कैसे हो सकती है, मुझे लगता है कि इस अमाउंट से मैं अपना फेवरेट बैंगलो भी खरीद सकती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, यकीनन मैंने कोई अच्छा काम किया होगा जो मुझे आप जैसी आंटी मिली। तभी मॉम एक्सप्लेन करती है जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हमारा दिल करता है कि दुनिया की हर अच्छी चीज लाकर उसके कदमों में रख दें। एक्चुअली तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। तभी मॉम लुइन को कहने लगी कि क्यों ना हम दोनों शॉपिंग पर चलें। लेकिन लुइन कहने लगी कि आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक प्रेसिडेंट है और मैं एक पार्ट टाइम वर्कर। इस वक्त मुझे अपने काम पर जाना होगा तो मैं आपका साथ नहीं दे सकती, इसलिए आप प्लीज बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। फिर में लुइन अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी मॉम उसके पास आती है। मॉम को देखते ही लुइन कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, मुझे लगा कि आप घर पर होंगी। इस पर मॉम कहने लगी कि एक्चुअली मैं घर पे बहुत ज्यादा बोर हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर आकर तुम्हें कंपनी दे दूं। लुइन कहने लगी कि अगर मेरे मैनेजर ने देख लिया कि आप यहाँ पर मुझे मिलने आई है तो मेरी शामत आ जाएगी। में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो लुइन से कहने लगा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में तुम्हें किसी से मिलने की परमिशन नहीं है, तुम अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करती। आखिर मुझे और कितनी दफा कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ जाती। तभी मॉम कहने लगी कि एक्चुअली मैं इसके साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी। एक्चुअली मुझे लुइन से 5 मिलियन युआन की एक डील करनी थी और उसी सिलसिले में मैं उससे मिलने आई थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ का मैनेजर इतना रूड हो सकता है। 5 मिलियन युआन के सुनते ही मैनेजर कहने लगा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे किसी एम्प्लॉय को इतनी बड़ी डील मिल सकती है, आप प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। मॉम उसे अपना कार्ड दिखाती है तो मैनेजर जान चुका था कि वो खुद एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट है। तभी माफी मांगने लगा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए हैंडशेक करने लगा, लेकिन मॉम उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती और उसे कहती है कि एक्चुअली आज मुझे एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है, तुमसे हाथ मिलाकर मैं बैड लक को इनवाइट नहीं करना चाहती। इस बात पर लुइन मैनेजर का मजाक उड़ाने लगी तो मॉम वहाँ से जा चुकी थी। तभी मैनेजर लुइन से कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए।
लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। आज आफ्टरनून में जो कस्टमर हमारे साथ डील करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एक लग्जूरियस सा लंच तैयार करवाओ। तभी लुइन कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करवाने वाली, जो काम आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं वो तो मेरी जॉब का हिस्सा ही नहीं, तो फिर मैं वो काम क्यों करूँ। तभी मैनेजर कहने लगा कि तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने किसी भी कस्टमर को नाराज करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम कुछ भी कहने और करने से पहले 2 दफा सोच लो। मूवी के अगले सीन में हम मैनेजर को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने कस्टमर के सामने मौजूद था और उसे कह रहा था कि हमारी डील डन हो चुकी है, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत जबरदस्त लंच तैयार करवाया है। एक्चुअली मेरी आपकी पीए से बात हो गई थी और उससे बात करके मैंने आपकी सारी फेवरेट डिशेस का पता लगवा लिया है और मैंने आपके लिए वही सब तैयार करवाया है। यकीनन वो सब खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने में वहाँ पर लुइन आती है जिसने हमेशा की तरह आज एक दफा फिर केएफसी की मील ऑर्डर की थी और कस्टमर से कहने लगी कि देखे मैंने आपके लिए कितनी क्रिस्पी मील ऑर्डर की है। ये सब देखते ही मैनेजर को बहुत गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ डिशेस तैयार करने के लिए कहा था और तुमने एक मील ऑर्डर कर दी। इस पर लुइन कहने लगी कि यकीनन इनको फास्ट फूड खाकर बहुत अच्छा लगेगा और वैसे भी ये सारी चीजें काफी गर्म है और क्रिस्पी है, यकीनन ये बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मैनेजर एक दफा फिर गुस्सा होता। इससे पहले ही कस्टमर कहने लगा कि तुम्हारी बात सही है, तुमने मेरे फेवरेट डिशेस का पता करवाया होगा लेकिन वो सब लोग ही करवा लेते हैं और हर डील के एंड पे मुझे वही खाना पड़ता है। सच कहूँ तो बार बार एक ही चीज खाकर मेरा तो मन ही भर गया था और आज कुछ अलग खाने का मन था। तुम्हारी एम्प्लॉय ने ये चीजें ऑर्डर करके बहुत जबरदस्त काम किया है। उमर की ये बात सुनकर जहाँ लुइन खुश हुई वहीं पर मैनेजर को बहुत गुस्सा आने लगा और वो मन ही मन में कहता है कि ये लड़की दिन ब दिन बहुत चालाक होती जा रही है और मुझसे मेरे कस्टमर्स छीनने की कोशिश कर रही है। ये मुझसे मेरे कस्टमर छीनने की कोशिश करेगी तो मैं भी इससे इसके कस्टमर छीनूंगा और अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे से किस तरह तुम्हारा 5 मिलियन युआन की डील छीनता हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुइन को देखते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आज मॉम एक दफा फिर उसके ऑफिस में मौजूद थी। तभी वो मॉम से कहने लगी कि आप वेट करें, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लाती हूँ। और मैनेजर जो कब से लुइन के जाने का वेट कर रहा था उसके जाते ही मॉम से कहने लगा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लड़की के साथ आपको इतनी बड़ी डील करनी चाहिए। ये कितनी दोगली लड़की है, आपके सामने कितनी अच्छी बनती है लेकिन आपके पीठ पीछे मैं आपको बता नहीं सकता कि ये क्या कुछ कहती रहती है। कल भी आपके जाते ही ये मुझसे कहने लगी कि अगर बीच में पैसों की बात ना होती तो ये कभी भी आप जैसी औरत को झेलने की हिम्मत ना करती और जो कुछ भी वो कर रही है इस डील के लिए कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लड़की की बातों में आकर आपको इतनी बड़ी अमाउंट स्पेंड करनी चाहिए। तभी वहाँ पर लुइन आ जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देते हुए मॉम को इन्हें साइन करने के लिए कहने लगी, लेकिन मॉम कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन कर पाऊंगी। तभी लुइन पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, अभी आप ये पेपर साइन करना चाहती थी और अब इनकार कर रही हैं। इस पर मॉम कहने लगी कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ 5 मिलियन युआन नहीं बल्कि 10 मिलियन युआन की डील साइन करना चाहती हूँ और ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। सुनते ही लुइन अभी ठीक से खुश हो पाती तभी मॉम कहने लगी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारी वर्क प्लेस इतना टॉक्सिक होगा। यहाँ पर लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें बना रहे हैं। मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो लोगों के पीठ पीछे बातें करते हैं। इस तरह के लोगों के कैरेक्टर का कोई भी भरोसा नहीं और तुम्हें भी इस तरह की जगह पर काम नहीं करना चाहिए। मैनेजर अच्छे से जानता था कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। तभी वो कहने लगा कि आखिर इस लड़की ने आप पर क्या जादू कर दिया है जो उसके लिए आप इतनी बड़ी अमाउंट स्पेंड करने के लिए भी रेडी हैं। जिस पर मॉम कहने लगी कि ये मुझे अच्छी लगती है और उससे भी बड़ी बात कि ये मेरे बेटे को अच्छी लगती है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मॉम वहाँ से चलने के लिए कहती हैं और लुइन से कहने लगी कि आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा लंच करवाने वाली हूँ ताकि तुम्हारा खराब मूड दोबारा से ठीक हो सके। नेक्स्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं जो कि नीला के साथ खड़ी थी और नीला उसको किस करके वहाँ से जाने लगा, लेकिन मैनेजर ये सब कुछ देख रहा था। उसने न सिर्फ ये सब देखा बल्कि इसको रिकॉर्ड भी कर लिया और कहने लगा कि अब तुम देखो मैं तुम्हें किस तरह नीचा दिखाता हूँ, अगर तुम्हें भी लेने के देने ना पड़ गए तो मेरा नाम चेंज कर देना। तभी वो वहाँ से जाने लगा तो उसका सामना मॉम से होता है और वो मॉम से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छी लड़की पर ट्रस्ट कर रही हैं। इस लड़की लुइन जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका बेटा इसको पसंद करता है, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि ये आपके बेटे को धोखा दे रही है। ये आपके बेटे के साथ इसलिए थी क्योंकि आपका बेटा काफी अमीर है, लेकिन जैसे ही इसकी नजर हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट पर पड़ी और उसको पता चला कि हमारा प्रेसिडेंट ज्यादा अमीर है तो इसने हमारे प्रेसिडेंट को सीड्यूस करना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगे जो हर दूसरे लड़के को सीड्यूस करती फिरे और मेरे पास इसके लिए प्रूफ भी मौजूद है। मैनेजर की इन बातों ने सबको काफी परेशान कर दिया था। तभी वो फुटेज दिखाता है जिसमें लुइन एक लड़के को केस कर रही थी और उस फुटेज को देखते ही लुइन के साथ बाकी सब भी हंसने लगे। अभी नीला कहता है कि मुझे अपना मैनेजर सिर्फ शक्ल से जोकर लगता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये एक रियल जोकर है। अभी मॉम कहने लगी कि वैसे तो तुम जैसे लोगों को मैं मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती, लेकिन आज तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बता दूंगा ये मेरा ही बेटा है और ये लड़की मेरी बहू है। मैनेजर कहने लगा कि आपके बेटे से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तब कहीं जाकर उसको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली उसने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया है। अभी लुइन कहने लगी कि वैसे तो तुम्हें चाइनीज आती ही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि ये लड़का ही मेरा हस्बैंड है और ये आंटी मेरी मदर इन
लॉ है। आइंदा हमारे बीच में हो रही किसी भी बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे आपस का मैटर है। तभी मैनेजर कहने लगा कि प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दें। मिस्टर नीला, आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कंपनी के लिए कितना यूजफुल हूँ। तभी नीला कहने लगा कि हाँ, कंपनी के लिए तो तुम बहुत यूजफुल हो, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कैसे एक ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में बर्दाश्त करूं जो किसी के कैरेक्टर को लेकर कुछ भी कहने की हिम्मत रखता हो। मूवी के लास्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं, जो कि एक दफा फिर अपना फेवरेट फास्ट फूड एंजॉय कर रही थी। तभी नीला उसके पास आकर कहने लगा कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे गिफ्ट्स लाया हूँ। नीला की लाई हुई ज्वेलरी को देखकर लुइन कहने लगी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये सारी चीजें मुझे कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये काफी एक्सपेंसिव होंगी। इस पर नीला कहने लगा कि हाँ, एक्सपेंसिव तो ये जरूर है, लेकिन मेरी नजर में इनकी वर्थ तब बढ़ेगी जब तुम इन्हें पहनोगी और तुम्हें ये अच्छे लगेंगे, क्योंकि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा कीमती और खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तभी लुइन कहने लगी कि जब से मैंने तुमसे शादी की है, मैं दिन ब दिन अमीर होती जा रही हूँ। इसके जवाब में नीला कहने लगा कि एक्चुअली तुम मेरा गुड लक चार्म हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन लुइन इस बात पर बस जिद थी कि मैं नहीं, तुम्हारी किस्मत मेरे लिए अच्छी रही और इसी वजह से मेरी जिंदगी अब काफी आसान और पुरसुकून हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी ब्लेसिंग की वजह करार दे रहे थे और इसी दौरान लड़ते लड़ते हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। उम्मीद है ये मूवी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।